सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि क्या ये वैज्ञानिक तौर से सिद्ध किया जा सकता है कि जितनी भी भारत में जातियां हैं उनमें बिल्कुल शुद्धता है, इसीलिए वो जातियां बनी, या उपजातियां हैं तो क्या उनमें जो जेनेटिकल यानी कि आनुवांशिक जो भी स्रोत है, क्या वो वास्तव में आनुवांशिक लक्षण जो हैं क्या उनके अलग हैं, या जो अलग अलग जातियों के जो वैज्ञानिक अगर प्रमाण देखे जाएँ तो क्या वो अलग अलग हैं, सभी जातियों में ऐसा कोई आनुवांशिक गुण अलग है या लक्षण अलग है, या मनुष्यों में जातियां होती हैं, क्या इस तरह से वैज्ञानिक कोई प्रमाण है। तो इसलिए आज का जो विषय है बाबा साहब बहुत ही जो है विश्लेषण से, गहनता से, जो है तर्कों से इस बात को सिद्ध करते हैं कि किसी भी आधार पर यह सिद्ध नहीं किया सकता कि जातियां का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, या जो शुद्धता है अलग अलग जातियों की, ऐसा एक मान्यता है कि इस अलग अलग जातियों में अलग अलग शुद्धता है। तो वह भी बाबा साहब ने इसको खारिज किया कि इस तरह से गलत है, कि यह सिद्ध भी किया बाबा साहब ने कि आप यदि ये मानते हैं कि वैज्ञानिक इसका कोई प्रमाण है तो वैज्ञानिक तौर से भी ये पूरी तरह से गलत सिद्ध किया गया कि किसी भी जाति का ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि जातियां शुद्ध हैं और अगली जातियों में जो है कुछ अलग लक्षण हैं, या अलग अलग जातियों में कुछ अलग आनुवांशिक लक्षण हैं। क्या आनुवांशिक लक्षणों के आधार पर जातियां बनी हैं? क्या अलग अलग जातियों में अलग अलग कोई शुद्धता है, या अलग अलग कुछ अलग विशेष लक्षण हैं जिससे उन लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को वैज्ञानिक प्रमाणों से ये सिद्ध किया सकता है कि नहीं ये लक्षण जो है फलानी जाति के हैं, ये फलानी उपजाति के हैं या प्रजाति के हैं। तो इस तरह से बाबा साहब के शब्दों में आज बात करते हैं। कुछ लोगों ने जाति प्रथा के समर्थन में जैविक दलील दी है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य प्रजाति की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को परिरक्षित करना है। अब नरजाति वैज्ञानिकों का मानना है कि विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं हैं। अगर कहो कि कोई मतलब एक जैसे ही है, बिल्कुल कोई शुद्ध मतलब अशुद्धि नहीं है, या संकर नहीं है, या कोई तरह से गुणों का जो है मिलान नहीं है, तो यह पूरी तरह से विशुद्ध कोई भी जाति नहीं है। क्योंकि भारत में अलग अलग जो है लोगों ने शासन भी किया, अलग अलग जाति धर्म के लोग भी हैं, सब मानव तो लगभग एक ही हैं, लेकिन इस तरह धीरे धीरे जातियों का विकास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वैज्ञानिक समानता है। बाबा साहब कहते हैं अब नरजाति वैज्ञानिकों का मत है कि विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं है और संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है। विशेषकर भारत के लोगों के मामले में तो यह स्थिति आवश्यक है, और इसके लिए बाबा साहब जो श्री D.R. भंडारकर ने जो एक बुक लिखी थी, हिंदू जनसंख्या में विदेशी तत्व, फॉरेन एलिमेंट्स इन द हिंदू पॉपुलेशन, विषय पर अपने प्रलेख में कहा है कि भारत में शायद ही ऐसा कोई वर्ग या कोई जाति होगी जिसमें विदेशी वंश का मिश्रण ना हो। न केवल राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो इस सुखद भ्रांति में है कि वे सभी विदेशी तत्वों से मुक्त हैं। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका विकास प्रजातियों के मिश्रण को रोकने अथवा रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ। वास्तव में जाति प्रथा का जन्म भारत की विभिन्न प्रजातियों के रक्त और संस्कृति के आपस में मिलने के बहुत बाद में हुआ। ये पहले ही जो है सम्मिश्रण हो चुका था। यह मानना कि जातियों की विभिन्नताएं अथवा प्रजाति की वास्तविक विभिन्नताएं और विभिन्न जातियों के संबंध में यह मानना कि वे इतनी ही अधिक विभिन्न प्रजातियां थीं, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और बाबा साहब कहते हैं पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या जाति संबंध है, बंगाल के अछूतों और मद्रास के अछूतों में क्या जाति संबंध है, पंजाब के ब्राह्मण और पंजाब के चमारों में क्या जाति अंतर है, मद्रास के ब्राह्मण और मद्रास के पैरिया में क्या जाति अंतर है। जाति की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण उसी प्रजाति का है जिसका पंजाब का चमार है, और मद्रास के ब्राह्मण का भी की वही जाति है जो मद्रास के पैरिया की है। जाति प्रथा मानव वंश या प्रजाति के विभाजन का निर्धारण नहीं करती, कि जाति प्रथा तो एक ही प्रजाति के लोगों का सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभाजन किया गया, मानव तो सभी एक ही है, एक तरह से शुद्ध है, अलग है, इनमें कोई अलग गुण है अलग अलग जातियों में, तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब कहते हैं यदि मान भी लिया जाए कि जाति प्रथा मानव प्रजाति को विभाजित कर देती है, तो यह भी सवाल किया सकता है कि अगर भारत में अलग अलग जाति और रक्त के समुदाय के अंतर्विवाह करने की अनुमति दी तो विभिन्न प्रजातियों और परिवारों को एक दूसरे के समागम में क्या हानि होगी। इसमें संदेह नहीं कि जहाँ तक आदमियों और जानवरों का संबंध है, इनमें इतना गहरा अंतर है कि विज्ञान इन्हें दो अलग अलग जीव रूपों की मान्यता देता है, लेकिन जो वैज्ञानिक प्रजातियों की शुद्धता जो इसकी बात करते हैं तो इसमें विश्वास करते हैं, वे भी दावे के साथ यह नहीं कहते कि अलग अलग प्रजाति के लोग अलग अलग किस्म के होते हैं, वे सभी एक ही नस्ल के अलग अलग किस्मों के होते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि मनुष्य का अगर वैज्ञानिक जो नाम क्या है तो होमो सेपियंस, और किसी भी जाति के मनुष्य का नाम पूछो तो होमो सेपियंस, अगर
जाति, उपजाति और अलग बात करोगे तो होमो सेपियंस, सेपियंस, सेपियंस। तो इस तरह से मनुष्यों में जातियाँ होती ही नहीं हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी जो है एक ही हैं और मानव हैं, होमो सेपियंस हैं। लेकिन जो प्रजातियाँ, जातियाँ बनी, इससे जो है वैज्ञानिक तरह से ये प्रमाण सिद्ध नहीं होता कि आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जाति प्रथा नकारात्मक तत्व है। यह केवल अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में अंतर विवाह का निषेध करती है कि ये आपस में शादी ना करें। यह एक ऐसा सकारात्मक उपाय नहीं है जिसमें एक ही जाति के दो उत्तम नर नारी आपस में विवाह कर सकें। यदि जाति का उद्गम सुजननिकी, जो विज्ञान की शाखा है, इसके सिद्धांत पर आधारित है तो उपजातियों का प्रादुर्भाव भी सुजननिकी के आधार पर ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई जाति अगर बनी है विज्ञान के आधार पर अगर किसी जीव की, तो उपजातियाँ भी बननी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनमें तो सभी समानता है। उपजातियाँ तो वैज्ञानिक तौर से कोई है ही नहीं, मनुष्यों में जातियाँ ही नहीं। ऐसा कहते हैं। लेकिन विभिन्न जातियों के बीच और विभिन्न उपजातियों के बीच खान पान पर भी जो है रोक लगाई गई। लगाने का जो प्रयोजन है, आपस में खान पान से तो रक्त पर असर नहीं पड़ता। चलो मान लिया कि शादी ब्याह करने से रक्त पर असर पड़ता है, लेकिन खान पान पर भी क्यों जो रोका गया कि आपस में जो खान पान नहीं करेंगे। एक जाति दूसरी जाति की जो है सामाजिक व्यवहार इस तरह से नहीं कि वो खान पान एक दूसरे के खाते पीते नहीं, तो इस पर रोक क्यों लगाई गई? क्या इस खान पान से भी क्या जातियों में कोई अंतर आता है, कोई आनुवंशिक अंतर आता है, कोई वैज्ञानिक अंतर आता है? क्या इससे भी क्या जातियाँ खान पान से भी क्या बनती हैं या बिगड़ती हैं? तो इस पर ही वह साहब इसका तर्क देते हैं। तो वह साहब कहते हैं कि आपस में खान पान से तो रक्त पर असर नहीं पड़ता और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि इसमें प्रजाति या नस्ल सुधरेगी या खराब होगी। ये तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इससे सिद्ध है कि जाति का कोई भी वैज्ञानिक उद्गम कारण नहीं है कि इस कारण से जातियाँ या उपजातियाँ बनी। तो बाबा साहब कहते हैं, अगर कोई सुजननिकी के आधार पर यानी वैज्ञानिक के आधार पर अगर कोई ये बताना चाहता है कि विज्ञान का नाम लेकर कि जो है इस आधार पर जातियाँ बनी, तो वो घोर अवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत कर रहा है। सुजननिकी को व्यवहारिक संभावना के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया सकता जब तक हमें आनुवंशिकता के नियमों का पक्का ज्ञान ना हो। तो इसलिए ये पूरी तरह से खारिज है। एक किताब जो बाबा साहब कहते हैं, प्रोफेसर बैटसन अपनी पुस्तक मेडेन्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में कहते हैं, यदि संतान में बेहतर मानसिक गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष वंश परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं, कि उस जाति के हिसाब से उसमें विशेष गुण आए हैं। हो सकता है कि जो गुण संतान में आए हैं वो या तो शारीरिक शक्ति या उसमें अधिक मात्रा जो भी है अनेक जो कारणों से होते हैं, जो वैज्ञानिक आनुवंशिक जेनेटिक कारण है उससे जो है होता है। लेकिन यह निश्चित नहीं कि किसी जाति के कारण ही ऐसा संभव है। तो आगे कहते हैं कि पेड़ की जांच उसके फलों से की जानी चाहिए। अगर जाति सुजननिकी के आधार पर होती तो उसमें किस नस्ल के आदमी पैदा होने चाहिए थे। जहाँ तक शारीरिक क्षमता का संबंध है, उसमें हिंदू प्रजाति सबसे जो घटिया किस्म की है, वह छोटे आकार के बौने की जाति है जिनका शारीरिक विकास अवरुद्ध है और जिनमें दम नहीं है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी 90% जनता सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। इससे स्पष्ट है कि जाति प्रथा आधुनिक वैज्ञानिकों की सुजननिकी कसौटी पर खरी नहीं उतरती। थोड़ा मैं और समझा देना चाहूँगा इस बात पर। जैसे मान लीजिए कि अगर मनुष्य से एक आम जैसे पेड़ है तो उसके सभी फलों में एक जैसे गुण होंगे, उसके आम के ही होंगे। तो ऐसे ही अगर सभी मनुष्य हैं तो उसमें भी तो एक जैसे ही गुण होंगे। लेकिन जो सामाजिक स्तर पर 90% जनता को यह अधिकार ही नहीं था कि सेना में भर्ती होने का या किसी तरह से, तो क्योंकि ये विभिन्न जातियों के आधार पर श्रम बटा हुआ था। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि इसका मतलब वो सभी असक्षम हैं, वो मतलब सेना में भर्ती योग्य नहीं है, उनके अंदर कोई दम नहीं, कोई ताकत नहीं है। क्या ऐसा है? लेकिन नहीं, मनुष्य तो सब एक जैसे ही हैं, सभी के अंदर वो क्षमता है, वही जो 206 हड्डियाँ, वही हाड़ मांस का बंडल है। लेकिन फिर भी जो है उसकी क्षमता, उसका स्किल्स वो जाति पर आधारित है, ना कि उसके जो है मानसिक शारीरिक उस क्षमता पर। इसलिए आगे बाबा साहब कहते हैं कि जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदू समाज में ऐसे विकृत समुदाय की झूठी शान और स्वार्थ की प्रतीक है, जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार इतने समृद्ध थे कि उन्होंने इस जाति प्रथा को प्रचलित किया और इस प्रथा को अपनी जोर जबरदस्ती के बल पर अपने से निचले तबके के लोगों पर लागू किया और कुछ नहीं, यानी कि ज़बरदस्ती जो इसको लागू किया गया। इससे ये सिद्ध नहीं होता और ना ही वैज्ञानिक कोई प्रमाण है कि इस आधार पर जो है जातियां जो है मनुष्यों में होती हैं। ये पूरी तरह से जो श्रम का विभाजन है ये गलत है और ये ज़बरदस्ती जो है इसको थोपा गया। तो मिलते हैं जाति प्रथा उन्मूलन की अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।